हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं? आज के वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे ग्राफ्स के साथ और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वैसे भी हम चैप्टर के बहुत नज़दीक हैं, चैप्टर ख़त्म होने वाला है हमारा। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, बेसिकली डेरिवेशन वाले हैं और बेसिकली न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो भी करेंगे, लेकिन ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ग्राफ्स के बाद हम देखेंगे कि हाउ टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड, जो आपने क्लास 9th में किया था बहुत पहले। तो ग्राफिकल मेथड से भी हमें डिराइव करना आना चाहिए, कैलकुलस से भी आना चाहिए और एल्जेब्रिक मेथड से भी आना चाहिए, जो कि इजी है बेसिकली। तो मैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट तो कैलकुलस है और एल्जेब्रिक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना होगा आपको। ठीक है। ठीक है, तो अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एकदम बोर्ड्स के लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। और कुछ कुछ अगर एडवांस का होगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो बाद में जब सीरीज़ स्टार्ट होगा एडवांस का या मेंस का, तब हम बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का। ग्राफ्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स पहले देखते हैं। पहला केस, अगर एक स्टेशनरी बॉडी है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। स्टेशनरी मतलब कि रेस्ट में है, तो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें वैल्यूज़ रखने हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने टाइम को रखा है और वाई एक्सिस के अक्रॉस मैंने डिस्टेंस को रखा। तो स्टेशनरी बॉडी का मतलब जिसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के बढ़ने के साथ साथ। टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो टाइम ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली एक पैरेलल लाइन बनता है पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज टाइम 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना है वैसा ही है, 2 सेकेंड पर भी जितना है उतना ही है, 3 सेकेंड पर भी जितना है उतना ही है। मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, इसलिए एक पैरेलल लाइन है। चेंज होता तो पैरेलल लाइन नहीं होगा। अब जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन, केस टू फॉर यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों का ग्राफ सेम ही है। यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो बेसिकली तो डिस्टेंस को मैंने फिर से वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा, टाइम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा। इसके बाद हाँ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है ए स्ट्रेट लाइन passing through the origin making an angle theta with the time axis। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कैसे होता है? तो बेसिकली जब टाइम 1 सेकेंड होता है तो मान लेते हैं डिस्टेंस कवर हुआ 5 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो मान लेते हैं डिस्टेंस कवर हुआ 10 मीटर। जब टाइम 3 सेकेंड्स हुआ तो डिस्टेंस कवर मान लेते हैं 15 मीटर। तो बेसिकली जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ में, तो बेसिकली कुछ ऐसा एक ग्राफ बनता है हमारा। ठीक है, इसलिए ग्राफ दिखने में ऐसा होता है कि ये एक्चुअली डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक इक्वेशन होता है, एक रिलेशन होता है। उसमें हम एस का वैल्यू देते हैं तो टी का वैल्यू आता है। ठीक है, एस का वैल्यू 1 देंगे, टी का वैल्यू कुछ आएगा। ऐसा एक इक्वेशन होता है जिसमें बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको प्लॉट करने के बाद बेसिकली हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन
ठीक है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन क्यों? बिकॉज जब आपका डिस्टेंस ज़ीरो होता है टाइम भी ज़ीरो होता है, या फिर कह सकते हो जब टाइम ज़ीरो होता है तो डिस्टेंस कवर इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, इसलिए 0 0 से स्टार्ट होता है, मतलब ऑरिजिन से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्मली बढ़ता रहता है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो बेसिकली एक कर्वेचर बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है, सो केस 3, केस 3 में 2 पार्ट्स हैं। पहला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और कह सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पर वेलोसिटी या फिर स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ कैसा बनता है? तो ग्राफ बनता है आपका इस तरफ डिस्टेंस, इस तरफ आपका टाइम, तो एक कर्वेचर बनता है ऐसे। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसमें आपका स्पीड बढ़ रहा है, इसे देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा। कभी डिस्टेंस बढ़ गया इतना, कभी कम हो गया, कभी सपोज 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन फिर 13 मीटर किया, फिर 14 किया, फिर अचानक से 20 मीटर किया, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है, देखो। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है इसलिए वेलोसिटी भी इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर स्पीड भी इंक्रीज़ करे, कह सकते हो। ओके, ये आपका पहला केस, सॉरी थर्ड केस का पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है लेकिन आपका वेलोसिटी या फिर स्पीड कम हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेकिन आपका वेलोसिटी या फिर स्पीड घट रहा है, डिक्रीजेस। तो कैसा ग्राफ बनेगा? डिक्रीज जब होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ झुक जाता है, थोड़ा सा इसको ऐसे। ठीक है, ओके, सो दिस इज डिस्टेंस एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर लिखो कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी घटना मतलब एक्सेलरेशन इज योर नेगेटिव। ठीक है, लेस देन ज़ीरो। ओके, समझ गए ये तो। इसके बाद कुछ नोट करने वाली बातें। नोट, पहला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व, या फिर कह सकते हो इज पैराबोला। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले से पता है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। इसके बाद स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कुछ भी बोलो, वो बताता है स्लोप। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। जैसे कि ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, ठीक है, ये एक स्लोप है,
यहाँ पर भी एक स्लोप है। नंबर 3, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इंक्रीजिंग स्लोप है, मतलब जो कर्व है अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कहा गया थोड़ा सा वेट, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, इसका मतलब इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप अगर होता है तो ये इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी भी आपका इंक्रीज़ कर रहा है, वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग। और वेलोसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, समझे। सिमिलरली इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, फिर से कॉपी कर लेता हूँ। नंबर 4, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर अब डिक्रीजिंग स्लोप हुआ, डिक्रीजिंग स्लोप, थोड़ा वेट, अगर डिक्रीजिंग स्लोप हुआ तो बेसिकली वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। नंबर 5, डिस्टेंस टाइम ग्राफ for a particle moving with constant velocity is a straight line। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी बॉडी, एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कि ये वाला कांस्टेंट वेलोसिटी। और वही एंड दैट फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब एक्सेलरेशन है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, तब आपका एक पैराबोला बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक्सेलरेटेड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही। तो बेसिकली ये आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ से, जहाँ पर एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन। आगे बढ़ते हैं। अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहाँ लिखूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा था, यहाँ पर लिखूँगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखिए पहला केस, अच्छा पहले लिख देता हूँ, फॉर ए बॉडी विथ यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कैसा ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बेसिकली वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है टाइम के बढ़ने के साथ साथ, तो इसीलिए ये एक पैरेलल लाइन बनता है। ठीक है, बिकॉज देखो आपका जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ नहीं रहा है, टाइम 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, लेकिन आपका जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ नहीं रहा, इसलिए आपका यहाँ पर एक
पैरेलल लाइन बनता है। देखो 1 सेकंड हो गया, वेलोसिटी अभी भी सपोज 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड हो गया तब भी 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड हो गया तब भी 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। फिर नंबर, अच्छा मैंने इसको ए लिखा है ना, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। अब फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर ए आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म, अच्छा एक्सेलरेटेड मोशन लिख देता हूँ, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए ग्राफ कैसा बनता है। अच्छा मैंने ग्राफ का कलर भी सेम ड्रॉ कर दिया ना, रुको ग्राफ का कलर बदल देता हूँ, इसको क्या कलर दिया जाए, ऑरेंज दे देता हूँ। तो ऑरेंज से ग्राफ बनाते हैं अभी, चलो इस तरह वाह भाई साहब। हाँ ये आपका वेलोसिटी एक का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन निकलता है, ओरिजिन से पास करता है और एक एंगल बनाता है हमारे टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है। या फिर और एक और ग्राफ भी बन सकता है, ठीक है। इसमें अगर आपका बॉडी टाइम जब ज़ीरो होता है, अगर उसका टाइम ज़ीरो होने के वक्त अगर ऑलरेडी उसका कोई ना कोई वेलोसिटी है, ठीक है, सपोज कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है, तब एक और ग्राफ बन सकता है। वेलोसिटी टाइम, ठीक है, सपोज एक इनिशियल वेलोसिटी है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो एक इनिशियल वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, तब ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब टाइम जब ज़ीरो था तब से एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी था, हो सकता है, ओके। ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कर्व हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। नाउ नंबर थर्ड, अभी यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या, वेलोसिटी कम होगा। अब देखिए यहाँ पर तो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म। अब टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कम हो रहा है, तो रिटार्डेशन। देखिए ये और ये वेलोसिटी और ये टाइम एक्सिस। रिटार्डेशन का मतलब होगा कुछ ऐसे, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, लगा सकते हो, मैं कोई दिक्कत हो, मतलब लग गया मतलब क्या, एक्स एक्सिस से टच कर रहा है मतलब क्या, एट दी एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। अगर टच नहीं कर रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है, ओके। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। और इसके बाद क्या बचा है, और इसके बाद बचा हुआ है लास्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनता है, देखिए ठीक है। इसको शॉर्टकट में भी लिख दिया मैंने और लिखा नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म में कर्व बनता है, पैराबोला, पैराबोला बन जाता है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है और ऐसा भी बन सकता है, देखो लेकिन ये कब होगा, रिटार्डेशन के वक्त, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है।
अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना दूसरा ग्राफ मैं बना दूं क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें यहाँ पे बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इसमें लिख देता हूँ रिटार्डेशन, वो भी नॉन यूनिफॉर्म वाला। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ओके। इसके बाद इसी में एक और ग्राफ भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन बनाओ कहाँ पर ये सोच रहा हूँ। ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये वाला ग्राफ भी हो सकता है, देखो ऐसे ग्राफ भी आपको मिलेंगे। ये वेलोसिटी, ये टाइम, बेसिकली ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। ऐसा ग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अच्छा रुको रुको, एक्सेलरेशन ही लिखो, इसको एक्सेलरेशन ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज रिटार्ड भी तो हो रहा है, एक्सेलरेशन भी हुआ, थोड़ा सा रिटार्ड भी हुआ है। ठीक है, इसके बाद नोट लिखना होगा, कुछ बातें नोट में लिखिए। पहला, जब एक बॉडी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, with a uniform velocity, then the velocity time graph is a straight line, parallel to टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होता है जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। इसके बाद नंबर 2, तो बाकी की नोट मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला है कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा थीटा बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। और जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो होगा। अच्छा, और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव हुआ इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। ये बातें याद रखना। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में बताता है, ठीक है। लाइक दिस कि ये मैंने एरिया ले लिया तो ये आपको बताएगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो एरिया अंडर दिस कर्व इज़ विल गिव अस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ओके। और या फिर इसको ऐसे भी मान सकते हो, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। प्रूफ भी करेंगे इसको हम, ठीक है, प्रूफ करेंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बस बताई हैं जो आपको याद रखनी है नोट के हिसाब से, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है। अब हम प्रूफ करेंगे कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा, कैसे वैसे देगा, है ना। तो अब हम प्रूफ करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी के बारे में या फिर स्पीड के बारे में बताता है। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना होगा सिंपली, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें टाइम देना होगा, वह वाई एक्सिस के अलॉन्ग मुझे डिस्टेंस को रखना होगा। ये टाइम, ये आपका डिस्टेंस, ठीक है, ओके। इसके बाद ये ऑरिजिन, तो मैंने एक स्लोप बनाया, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मैंने स्लोप बनाया, ओके, ठीक है।
इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है। पहला मैंने ये एक पॉइंट लिया, ठीक है। दूसरा मैंने ये वाला पॉइंट लिया। दिस इज़ योर पॉइंट ए, दिस इज़ योर पॉइंट बी, ठीक है, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो बेसिकली इस डिस्टेंस, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर मैं मान लेता हूँ कि हमारा डिस्टेंस जो है वो है S1 और टाइम जो है वो है T1। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पर हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो मान लेता हूँ फिर से S2, और कितने टाइम में कवर हुआ है? T2 टाइम में, T2, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर लो जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ। एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है। तो स्लोप को निकाला कैसे जाता है? स्लोप को निकालने के 2 तरीके के हैं। पहला कि आप एंगल के मदद से स्लोप निकाल सकते हैं, tan थीटा के मदद से। दूसरा, आप या तो अगर आपके पास यू कैन से एक और तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल करके। कैसे? देखिए, तो इस वाले पॉइंट को C मान लेते हैं। तो बेसिकली स्लोप निकालने का जो टेक्निक है वो होता है कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया कितने टाइम में, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे स्लोप निकाला जाता है, बिकॉज स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बिकॉज स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा और बेस चाहिए होगा। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जब भी हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है तो हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट पर जो स्लोप बनता है वो सेम होता है। मतलब अगर मैं अभी इस वाले पॉइंट पर स्लोप बनाऊँ थीटा, तो वही स्लोप आपको इस वाले पॉइंट पर भी मिलेगा, थीटा ही। तो एंगल हर एक पॉइंट पर सेम ही रहता है एक स्ट्रेट लाइन के केस में। अगर एक कर्व होगा तब ये अलग बात है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट पर जो आप स्लोप निकालेंगे वो हमेशा सेम मिलेगा आपको। यहाँ पर जो स्लोप मिलेगा आपको tan थीटा करके, वही स्लोप आपको यहाँ पर भी मिलेगा tan थीटा करके। तो ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी बनता है। तो मैं यहाँ पर आपको मैं एंगल बना देता हूँ। यहाँ पर थीटा बन रहा है, वही थीटा यहाँ पर भी बनता है, और यहाँ पर 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, नाउ सपोज हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया है, बेसिकली A और B पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है कि हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट A से B के बीच में दूरी निकालेंगे, ठीक है। बिकॉज हम पॉइंट A से B तक गए, तो पॉइंट A से B तक जो हम गए तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालने का टेक्निक होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो लिखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा बेसिकली S2 माइनस S1, ठीक है। ये आपका फाइनल पोजीशन था, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ठीक है। तो बेसिकली S2 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और S1 का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूंगा तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, बेसिकली मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, ऐसे ही मुझे टाइम भी निकालना है, मुझे कितना टाइम लगा। तो ये पूरा है आपका T2 और ये पूरा है आपका T1, लेकिन मुझे बस ये वाला गैप चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, T2 से मैं T1 को माइनस कर दूंगा, तो मुझे बेसिकली ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला रीजन मिल जाएगा। अच्छा, तो S2 माइनस S1 क्या होगा, BC, ठीक है। ये S2 माइनस S1 किसके करस्पॉन्डिंग में है, BC का करस्पॉन्डिंग में है। ओके, और टाइम कितना हुआ, टाइम टेकन को हम कैसे निकालेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दैट इज T2 माइनस T1, जो करस्पॉन्ड करता है आपको, किसको करस्पॉन्ड करता है, AC को करस्पॉन्ड करता है, तो AC लिख दो। क्लियर। नाउ आप लिखो स्पीड
का फॉर्मूला यूज़ करो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? BC डिवाइडेड बाय हमने कितना टाइम लिया? AC। ठीक है, और हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये हमारा थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होता है ट्राइंगल का उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री के ठीक आगे वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और बाकी बचा हमारा बेस होता है। अब यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने कौन से साइड का रेशियो किया है? BC के साथ AC का। BC यहाँ पर परपेंडिकुलर है, AC यहाँ पर बेस है, तो बेसिकली हमने परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो किया है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10th में किया था उसके अनुसार BC/AC हम क्या किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको हम tan ऑफ थीटा के बराबर लिख सकते हैं। सही बात है? जी हाँ। और इसी tan ऑफ थीटा को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ का नाम क्या है? कुछ भी OB दे दो, ग्राफ लाइन OB। ठीक है, ग्राफ लाइन लिख दो। ठीक है, स्लोप का नाम क्या है? स्लोप का नाम तो ये OB है, तो बेसिकली इसका हमने स्लोप निकाला। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना निकल कर आया? tan थीटा, और कह सकते हो या फिर BC/AC। ठीक है, ओके। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो S2 - S1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। ऐसे भी तुम स्लोप निकाल सकते हो अगर तुम्हें पॉइंट्स के बारे में पता है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। tan थीटा से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रूव किया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड देता है। देखो, तो स्पीड इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन OB। प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा प्रूफ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये प्रूफ करना है शो दैट स्लोप ऑफ VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन या फिर रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे? बहुत आसान, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? पहले तो ग्राफ बनाना होगा भाई। ठीक है, ग्राफ के बिना तो हम कैसे बताएंगे ना। तो पहले ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद ये वाला साइड हमारा वेलोसिटी का साइड है, वेलोसिटी का एक्सिस। ये हमारा टाइम का एक्सिस, और फिर यहाँ पर 0। ठीक है, ऑरिजिन। अब यहाँ पर स्लोप ड्रॉ कीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि इंक्लाइंड होता है एक्स एक्सिस के साथ, एक एंगल बनाता है थीटा या फिर अल्फा भी बना सकता है, क्या पता। ठीक है ना, तो मैं थीटा मान लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से हमें 2 पॉइंट्स लेने होंगे। क्या क्या? एक पॉइंट A मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट B ले लेते हैं। ठीक है, एक थोड़ा और ऊपर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ पॉइंट B। ठीक है, अब इनको बस ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट B तक पहुँचने के लिए हमने V2 वेलोसिटी हमारा था। ठीक है, जब हम पॉइंट B में पहुँचे तो हमारा वेलोसिटी V2 था, और जब हम पॉइंट A में थे तो हमारा वेलोसिटी V1 था। जब हमारा वेलोसिटी जब हमारा वेलोसिटी V1 था तो टाइम कितना था? मान लेते हैं T1। और जब वेलोसिटी V2 था तो टाइम मान लेते हैं T2। बहुत आसान। और इसको ज्वाइन कर दो बस, जिससे कि हम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो एंगल यहाँ पर बनता है स्ट्रेट लाइन में, वही एंगल यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फिर से थीटा लगा लो। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस वाले पॉइंट को तुम C मान लो। इसके बाद फिर से हमें क्या निकालना होगा? हमें अभी वेलोसिटी निकालना होगा पार्टिकल का। तो हमारा जो पार्टिकल है उसमें चेंज इन वेलोसिटी हुआ है। क्यों? पहले वेलोसिटी V1 था, फिर वेलोसिटी V2 हुआ, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ। और कितना चेंज हुआ कैसे निकालेंगे? V2 से V1 को माइनस कर देंगे तो हमें ये चेंज मिल जाएगा, बेसिकली ग्रीन वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा। सिमिलरली टाइम में भी चेंज हुआ। ठीक है, टाइम तो बदलेगा ही, ऑब्वियसली टाइम तो बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ेगा तो कैसे करेंगे? T2 में से T1 को हटाएंगे और बेसिकली T1
ये वाइट वाला जो रीजन है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पहले लिखना होगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, v2 माइनस v1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल। और ये किसके बराबर है, ये देखो करस्पॉन्ड कर रहा है, ये bc के बराबर है। फिर आता है आपका टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल। तो बहुत सिंपल है, t2 माइनस t1 करेंगे फिर से, t2 माइनस t1 जो करस्पॉन्ड कर रहा है किसके बराबर, ac के बराबर, सिंपल। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तुम बोलोगे भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो भाई अपना bc है, और चेंज, अच्छा सॉरी, टाइम टेकन कितना है, ac है। तो अब इस ट्राइंगल में अगर देखें तो थीटा के फ्रंट वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर इसके साथ वाला बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। इसमें bc के साथ ac का रेशियो है, परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो होता है, मतलब ये आपका tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और tan थीटा के बराबर मतलब आपको स्लोप दे रहा है बेसिकली, बिकॉज स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा से निकलता है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन, जिसका नाम है OB। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन को भी क्या कर से कैसे निकाल सकते हैं, v2 माइनस v1 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, प्रूफ हो गया, बहुत इजी प्रूफ है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब हमें ये भी शो करना होगा कि एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स अस व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। शो दैट एरिया under VT graph of an object जिसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। शो दैट एरिया अंडर द VT ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन is equal to distance covered, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट लिख लो। यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और ऐसे कर्व्ड ग्राफ का एरिया निकालना हमें नहीं आता बेसिकली। वो इंटीग्रेशन की मदद से हम निकालना जानेंगे, सीखेंगे बाद में, लेकिन अभी तो ये कर नहीं सकते ना, इसलिए हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं, जिससे कि ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है तो हम ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, तो उसका हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम भी बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालना होता है। ठीक है, देखो एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी होगा बॉडी का। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से स्लोप स्टार्ट होगा, रुको, यहाँ से स्लोप स्टार्ट होगा लाइक दिस, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ही मैं A मान लेता हूँ, और एक और पॉइंट को मैं यहाँ पर इसको B मान लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि पॉइंट B पर मेरा जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, v है, और टाइम कितना है, फाइनल वेलोसिटी जब था तो टाइम मान लेते हैं स्मॉल t, और जब इनिशियल वेलोसिटी था तो टाइम कितना है, 0। ठीक है, इनको थोड़ा ज्वाइन कर लो जिससे कि हमें एरिया निकालने में इजी हो।
इसके बाद इसको तुम C मान लो, इस वाले पॉइंट को D मान लो, और कुछ बाकी है इस वाले पॉइंट को E मान लो, और कुछ नहीं। ये 90 डिग्री है और इस वाले एंगल को थीटा मान लो। गॉट इट? अच्छा, तो बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ द VT ग्राफ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ हमें क्या निकालना है? एरिया। ठीक है, एरिया निकालते हैं। तो हमें किसका एरिया निकालना होगा? बेसिकली हमें एरिया निकालना होगा इस वाले स्लोप के अंडर वाला जो एरिया है। ठीक है, तो एरिया अंडर स्लोप हमें ये निकालना होगा, बेसिकली ये वाला। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम या तो एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्ट इस ट्रेपीजियम के एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इस ट्रेपीजियम के एरिया निकाल सकते हो, या फिर पहले ट्राइंगल के एरिया निकालो, फिर इसको प्लस कर दो रेक्टेंगल के एरिया के साथ, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। तो V जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरफ। ठीक है, इसमें एक काम करो, V ना लिख के वेलोसिटी लिख दो। ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बेसिकली U जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। U का जो वैल्यू है या फिर लेंथ है, ये आपका U है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका U है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। O से लेकर A तक आपका U है, और O से लेकर E तक आपका V है। ठीक है, दिस इज योर V। ओके, दिस इज योर V। समझे? V का लेंथ ये है और U का लेंथ ये है। अच्छा, ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। सो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले ये लिख लो कि लेट, को थोड़ा इंक चेंज करने लो। कौन सा इंक भाई, कौन सा लिखूँ? हाँ, इसे लिखता हूँ। लेट वेलोसिटी एट टाइम 0 बी U। ठीक है, जब टाइम 0 था तो मान लेते हैं, लेट करते हैं कि वेलोसिटी U है, इनिशियल वेलोसिटी U है। ठीक है, और जब टाइम t सेकेंड्स हुआ, देखो टाइम t सेकेंड्स है तब वेलोसिटी V। ठीक है, सिंपल। अब लिखो फ्रॉम ग्राफ से हमें क्या क्या दिख रहा है? ग्राफ से हमें ये दिख रहा है कि OA जो डिस्टेंस है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने U से डिनोट किया। ठीक है, लेट किया। और जो dB हम देख रहे हैं, dB ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, जो कि V से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और OD जो है, ठीक है, OD मतलब यहाँ से यहाँ, ये आप AC भी लिख सकते हैं, ये आप EB भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है सब। तो OD लिखिए या AC लिखिए या BE लिखिए, सब आपके टाइम इंटरवल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ट्रेपीजियम। एरिया अंडर ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का नाम लिखना मत भूलना भाई। ट्रेपीजियम का नाम क्या है? OABD। ठीक है, तो इसे लिखने से पहले एक और लाइन आपको लिखना होगा। नाउ एरिया अंडर ग्राफ लाइन। इस ग्राफ लाइन का नाम क्या है देख सकते हो? ग्राफ लाइन का नाम है AB। ठीक है, तो एरिया अंडर ग्राफ लाइन AB, फिर आपको इक्वल टू लिख के लिखना होगा एरिया अंडर ट्रेपीजियम, सॉरी एरिया अंडर लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। मतलब जो आपका ग्राफ लाइन AB का, ग्राफ लाइन AB के अंडर में जो एरिया है वो आपका ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर है, ये आप लिख रहे हैं ऐसे। देन area of trapezium we all know that half into sum of the parallel lines। ये दो आपके पैरेलल लाइन से इनका सम करो, ये OA है, ये BD है।
ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट जो होता है वो होगा ए सी या फिर ओ डी, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू ए सी। अब ओ ए कितना है भाई, ओ ए तो हमने इसको यू माना था, डी बी को भी माना था, और ओ डी ए सी इसको टी माना था, इसको टी लिख दो, टाइम इंटरवल इक्वल्स टू टी, रुको इंक चेंज कर लेने दो, इक्वल्स टू टी मान लो, ठीक है। तो बेसिकली ओ ए के जगह पर यू, बी डी के जगह पर वी और ए सी के जगह पर स्मॉल टी। तो क्या बन गया बताओ, क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया u प्लस वी बाई टू इंटू टी, ठीक है। तो हमें तो पता है कि u प्लस वी बाई टू जो होता है ये एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है। कब, जब आपका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट में बढ़ रहा हो या फिर चेंज हो रहा हो, यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा हो, मतलब क्या, आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली लिखो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम जो होता है वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल टी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना डिस्टेंस निकालने का, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इस वाले फॉर्मूले से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम डिराइव कर रहे हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत आसान है, देखिए क्लास 9th में आपने किया था, फिर से रिकैप में दे रहा हूँ। सबसे पहले ग्राफ बनाइए, ठीक है, एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा और फाइनल वेलोसिटी v होगा और ये सेम ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है बेसिकली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिख देंगे फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, सबके लिए सेम ही होगा इन्फॉर्मेशन। एक्सेलरेशन, हमें बताइए कि एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, जब हम ग्राफ लाइन ए बी का स्लोप लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ए बी। स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर। तो बेसिकली हमने एक्सेलरेशन का, मैंने यहाँ पर स्लोप लिया डी बी बाई ए डी, और डी बी तो भाई हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा ए डी है, ये हमारा स्लोप थीटा, ओके। स्लोप निकालेंगे कैसे, ऑब्वियसली टेन थीटा की मदद से। सो हमने क्या किया, डी बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी ई माइनस डी ई लिख सकता हूँ। जी हाँ, जब मैं बी ई को डी ई से माइनस करूँगा तो मुझे बी डी ही मिलेगा, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। और बी ई को मैंने लिख के रखा है पहले, ये फाइनल वेलोसिटी है, और डी ई जो है, ठीक है, डी ई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ ए इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू ओ ए लिख दो, ठीक है। तो और भी समझ में आएगा कि डी ई और ओ ए सेम बात है, और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बन गया हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बहुत सिंपल, क्लास 9 में किया था। अब सेकंड वाला डिराइव करते हैं, देखो सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू यू टी वाला है ना। तो उसमें हमें डिस्टेंस मिल रहा है, तो डिस्टेंस हमें कब मिलता है, जब हम एरिया अंडर ग्राफ लेते हैं। तो बेसिकली ले लो एरिया अंडर ग्राफ। तो नाउ एरिया अंडर ग्राफ लाइन, एरिया अंडर ग्राफ लाइन का नाम ए बी है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, किसका ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई वाला जो ट्रेपीजियम है वो हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हमें आता है, सो लिखो हाफ इंटू पैरेलल लाइंस कौन से हैं, ओ ए प्लस बी ई, ओ ए प्लस बी ई इंटू हमारा हाइट बिटवीन, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स, इट इज़ ए डी। तो ओ ए तो भाई हमारा u है और बी ई हमारा फाइनल वेलोसिटी, तो इट विल बी u प्लस v इंटू टी, ठीक है।
तो यहाँ से बन गया हमारा u प्लस वी बाई टी बाई 2 इंटू टी। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें v को चेंज करना होगा u प्लस ए टी में, बिकॉज हमारे इक्वेशन में u है और t है, v नहीं है। ठीक है, तो लिखो इट इज़ इक्वल टू u प्लस वी के जगह पर मैंने लिख दिया फिर से u प्लस ए टी। ठीक है, इंटू टी है बाई 2। ठीक है, ये वाला t है ये। सो मल्टीप्लाई करने के बाद यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा रुको 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 रुको, गलत लिख दिया, सॉरी। इट विल बी लाइक 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, अब ठीक है, अब बस डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, ये बन गया। ठीक है, ये क्या था बेसिकली, अरे मैं तो वो लिखा ही नहीं, मेन इंपॉर्टेंट लाइन तो मैंने लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, लिखता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने ये नहीं लिखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो। ठीक है, रुको, इसको यहाँ लिखो, थोड़ा सा वेट कीजिएगा बस। तो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि s है वो आपका इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ लाइन ए बी, और एरिया अंडर ग्राफ लाइन ए बी को हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक रीज़न लिखना। ठीक है, यहाँ पर एक रीज़न लिख लेना कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, तुमने चेंज कैसे किया v को, ठीक है, वो रीज़न आपको लिखना होगा कि तुमने v को ऐसे चेंज कर दिया, इक्वेट कर दिया v को। ठीक है, और अल्टीमेटली तुमको मिल गया अपना इक्वेशन। ये क्लास 9 में ऑलरेडी हम कर चुके थे, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस एक रिकैप मैं आपको दे रहा हूँ। हैंस डिराइव्ड, ठीक है, हमने इसको डिराइव कर लिया है। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं क्लास 9th में। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूफ करना, डिराइव करना, जो भी बोलो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, सो बेसिकली ग्राफिकल मेथड से अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा, पहले मैं ग्राफ को बना लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बेसिकली छोटा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जगह होने के लिए, जगह तो हो नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है क्या, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके गया मैं इसको, और इसको थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा सकता हूँ उसका मैं अभी। ओके, हो गया। अब लिखो फिर से, नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, तो यहाँ पर s मतलब डिस्टेंस है, तो हम फिर से वही यूज़ करेंगे एरिया अंडर ग्राफ वाला फार्मूला। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ लाइन ए बी, और एरिया अंडर ग्राफ लाइन को कैसे निकालते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABE, बहुत आसान। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, सॉरी, अच्छा ठीक ही तो लिखा था, पागल, हाफ इंटू OA प्लस BE इंटू AC, राइट, सॉरी AD। ठीक है, OA पता है, BE पता है, AD पता है, तो लिख लो
हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अब यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है वो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। यहाँ पर हमें टाइम को चेंज करना होगा। कैसे? देखो, हम टाइम को ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि हमने तो प्रूफ करके रखा है ऑलरेडी, सिंस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी लिख सकता हूँ। सही बात है? जी हाँ। तो t के जगह पर बस ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो t के जगह पर ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो बेसिकली ये है a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा? एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लिकेशन किसका किसका होगा? 2 के साथ a का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2a बन गया। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये आपके s के बराबर है, s s s s। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और आपको आपका प्यारा सा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड वाला इक्वेशन मिल जाएगा। और फिर आपको लिखना होगा हेंस डिराइव्ड। ठीक है, बहुत आसान। तो इसी के साथ ये वाला थर्ड इक्वेशन भी आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये सब क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं फिर से, जिससे कि आपको फिर से रिवाइज़ करना है। सिंपली नया क्या है? नया है डिफरेंशियल कैलकुलस और आपके कैलकुलस मेथड से डेरिवेशंस, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपके दिमाग में छप जाएंगे सिंपली। और इम्पॉर्टेंट ये है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलेस, और बेसिकली इस चैप्टर में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में एनसीईआरटी बुक में तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको अभी तक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज बोर्ड्स के लेवल से मैं पहले थोड़ा सा आपको तैयार करना चाहता हूँ। इसलिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में अभी बोर्ड्स के प्रिपरेशन में आपको मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बिकॉज बुक में, एनसीईआरटी की बुक में इसको मुझे मतलब एनसीईआरटी बुक में मैंने देखा है कि कुछ भी इसके रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। हाँ, चैप्टर के पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ लिखा है 2.1 इंट्रोडक्शन, 2.2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, फिर एक्सेलरेशन, फिर काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फिर रिलेटिव वेलोसिटी लिखा है 2.5 में। लेकिन 2.5 में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ज़्यादा देखा जाए तो। ठीक है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ 2.5 कहाँ पर है। 2.5 बेसिकली 2.5, 2.4, ओके 2.4, फिर आपका आता है, कहाँ गया 2.5? तो है ही नहीं यहाँ पर, कहाँ गया भाई 2.5? आई गेस रिमूव कर दिया गया क्या? 2.5 एग्जाम्पल 2.5, 2.6 नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में तो ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, नथिंग। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा भी आपको परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, जितना पढ़ाया है उतना ही आपके लिए एनफ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। ठीक है, आई गेस वी हैव 24 क्वेश्चंस टू डिस्कस। 24 में से 24 हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो इजी है वो हम नहीं करेंगे, जो टफ़ है, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, वो हम ज़रूर से करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।